नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के द्वारा अभी-अभी एक नई नोटिफ़िकेशन निकाली है, जिसमें आप जो टीजीटी की वैकेंसी को है उसको इसमें देखा जा रहा है। तो सबसे पहले ले चलते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है वैसे। और उससे पहले मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ कि जो ये वैकेंसी का आप बहुत साल से जो इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली वो आ चुकी है। और मुझे लगता है कि इस बार आप इस वैकेंसी को क्या है कि ज़रूर से क्लियर कर दोगे इस एग्ज़ाम को जो। और एक अच्छी जो गवर्नमेंट जॉब आप चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगी। तो ये लिए आपके लिए क्या है, एक सुनहरा मौका है। तो बच्चे कब से फॉर्म भरने स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे? तो एडवर्टाइजमेंट डेट क्या है, 27 मार्च 2025 को ये रिलीज़ हुई है। और फॉर्म भरने आपके 30 मार्च 2025 से स्टार्ट होने वाले हैं। और कब तक भरे जाएँगे? 3/7/2025 तक रात को 11:59 तक आप फॉर्म भर देना है। लेकिन आप इस डेट के लिए वेट मत करना। आप अभी से फॉर्म भर दो, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें देखने को फेस करने को मिल रही है यहाँ पे। तो आप पहले से ही फॉर्म को फिल कर देना, लास्ट डेट के लिए मत वेट करना, क्योंकि बहुत साल के बाद वैकेंसी आई है और आप नहीं चाहोगे कि इस वैकेंसी को हाथ से जाने दें। इसके बाद हमें क्या कह रहे हैं कि देख लेते हैं हम, वैकेंसी की तरफ चलते हैं सबसे पहले सीधा ही। तो वैकेंसी हमारे पास कितनी है? जो बच्चे हमारे पास जो एलिमेंट्री एजुकेशन की अगर बात करें तो टीजीटी आर्ट्स की जो वैकेंसी है, उसको उसमें कितनी है, 425 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है, जिसमें जनरल की 151 है और बाकी ईडब्ल्यूएस की 53 है। ये सारा कुछ अब आपको डिटेल यहाँ पे दिख रही होगी। ओबीसी की जो अनरिजर्व है उसकी 67 है। और ऐसे ही हमारे जो एससी के लिए अगर अनरिजर्व 81 है। और जो हमारे जो एसटी वाले हैं उनके लिए हमारे पास कितनी है, यहाँ पे 17 सीटें अलग से निकाली गई है। तो देखते हैं कि इसमें और क्या है, कि जो हमारे पास जो पे स्केल रहने वाले हैं, यहाँ पे पे स्केल हमारा 22,860 रुपए, जो 60% वाला जो हमारा सिस्टम चलता है पहले की तरह, कि वो 60% वाला चलेगा। और हाँ, ये जो नई बात इसमें लिखी गई है कि एज अ ट्रेनी आपको पहले रखा जाएगा, जिसकी अभी हाल ही में बात चल रही थी कि पहले क्या, एज ए ट्रेनी किसी वैकेंसी में रखा जाएगा, उसके बाद उसको परमानेंट किया जाएगा, है ना? तो एज ए ट्रेनी आपको रखा जाएगा, यहाँ पे पहले से ही मेंशन कर दिया गया है। तो उसके बाद हमारे अगर बात करें तो ऐसे ही हमारे पास किसमें आ रखी है, जो टीजीटी जो हमारा नॉन मेडिकल है, टीजीटी नॉन मेडिकल में हमारी कितनी वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है, तो 343 वैकेंसी देखने को मिल रही है। और इसके अलावा जो हमारा इसके बाद जो हमारी वैकेंसी जो टीजीटी जो हमारे जो मेडिकल है हमारा टीजीटी मेडिकल, उसमें हमारी कितनी मिल रही है, 169 जो पोस्टें हैं, 169 पोस्टें हमको देखने को मिल रही हैं। तो इसके बाद हम देख लेते हैं क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या रहने वाली है। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन आपकी रहने वाली है, जो टीजीटी जो आर्ट्स है उसमें आपकी क्या रहने वाली है। देखो, अगर आपने बीए, बीकॉम किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन की है, यानी कि मास्टर डिग्री की है, और उसके बाद आपने क्या किया है, इसके बाद आपने क्या किया, 1 साल का बैचलर ऑफ एजुकेशन का कोर्स किया है, या 2 ईयर का बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड किया है, या फिर इसके बाद क्या है, इसमें क्या है कि नेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एनसीटीई के द्वारा रिकॉग्नाइज जो इंस्टीट्यूट है उससे किया होना चाहिए आपको। ये आपने ध्यान रखना है कि कहीं ऐसे वैसे कहीं से किसी ने फ्रॉड खोल रखा है और कि बोल रहा है मैं बीएड करवा रहा हूँ, वहाँ से नहीं आपको करना है। जो एनसीटीई की गाइडलाइन को फॉलो करने वाला इंस्टीट्यूट है उससे ही आपको करना है। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है, तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और आपके पास 55% जो नंबर हैं आपके उसमें, और इसके बाद आपने क्या है बीएड एमएड किया है और वो भी एनसीटी के अकॉर्डिंग किया है, तो भी आप क्या है इसमें एलिजिबल हैं। तो इसके अलावा अगर देख लेते हैं कि अगर आपने प्लस टू की है और आपके 50% नंबर हैं प्लस टू में, और उसके बाद आपने 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि बीएलएड किया है, तभी भी आप इसमें एलिजिबल हैं। अगर आपने प्लस टू की है और 50% नंबर हैं आपके, और 4 साल का आपने एजुकेशन जो बीए बीएड किया है 4 साल का, तो अगर ये किया है तो आप तभी भी एलिजिबल यहाँ पर हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि अगर आपने क्या किया है, स्पेशल एजुकेशन में किया है, अगर आपने 1 साल का डिप्लोमा किया अगर आपने कम से कम, और 50% आपके नंबर हैं बीए, बीकॉम में, तभी भी आप क्या हैं इसके लिए एलिजिबल हैं। और आपको जो बैचलर डिग्री ऑफ एजुकेशन है, एक बीएड होना चाहिए इसमें, डिप्लोमा वाला नहीं चलेगा। तो बीएड अगर आपने की है तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाएँगे। तो इसके अलावा इन्होंने मेंशन किया है कि अगर आपने पास किया है टेट एचपी बोर्ड से या फिर किसी और अदर एजेंसी से। पहली बात तो अदर एजेंसी करवाती नहीं है टेट को, लेकिन मे भी शायद ये सी टेट को बोलना चाह रहे होंगे। लेकिन सी टेट तो यहाँ पे पहले से वैलिड नहीं है, इसके लिए तो हमारा एचपी टेट चलता है। तो हमारे एचपी बॉस के द्वारा जो हमारा टेट करवाया जाता है उसकी यहाँ पे बात हो रही है कि अगर आपके पास टेट है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। बच्चे, ये आपको पहले से ही पता है कि जैसे कि जो हमारे पास अगर किसी के पास क्या है 10th 12th
अगर कोई बाहर का रहने वाला है, उसने 10th और 12th यहाँ से की गई है, तो वो भी इन पोस्टों के लिए एलिजिबल है। इस बात को यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके बाद क्या है कि कुछ बातें इन्होंने और लिखी है यहाँ पे कि अगर किसी ने 29 जुलाई 2011 से पहले अगर किसी ने बीएड की है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए यहाँ पे जो परसेंटेज वाला क्राइटेरिया है उसको फॉलो नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद जो दूसरा बोलना चाह रहा है कि 5% रिलैक्सेशन मिलेगी किनको, क्वालिफिकेशन ऑल्सो मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द टैट और कैंडिडेट। अच्छा, अगर किसी ने क्या कि टैट जो क्लियर किया है ना, ओबीसी से, एससी से, एसटी से, जो कैटेगरी से किया यानी कि, है ना, तो उसको क्या है 5% यहाँ पे छूट मिलेगी, जो आपको पहले से पता है कि अगर जनरल से किया तो उसको टैट में कितने चाहिए, 90, और अगर उससे आपने किसी कैटेगरी से किया तो आपको 82 चाहिए। तो ये भी इसमें यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके बाद अगला नोट में हमें क्या बोला गया है कि इन केस दे हैव टेकन द बीएड कोर्स इन द एमएस। ठीक है, अगर आपने क्या किया है, एमए के बेस पे बीएड में एडमिशन लिया है, कि अगर आपके एमए में 50% नंबर थे और आपने उसके बेस पे क्या ली है, बीएड में एडमिशन लिया है, ठीक है, तो आप भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो इसको भी आपने ध्यान रखना है कि अगर आपने ऐसा किया है तो। और इसमें बच्चे ये बताना चाह रहा है कि अगर आने वाले टाइम में कहीं न कहीं पे एनसीटी कोई गाइडलाइन में चेंज वगैरह करती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे कि उसमें क्या हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह उसमें हम चेंज कर सकते हैं, अगर एनसीटी की गाइडलाइन वगैरह अगर चेंज हो जाती है, इसमें हल्का सा मेंशन किया गया है। तो ऐसे बच्चे जो टीजीटी जो हमारा नॉन मेडिकल है, उसमें बिल्कुल सारी चीज़ें सेम लिखी गई हैं, और जो हमारा टीजीटी मेडिकल है, उसमें भी सारी चीज़ें सेम लिखी गई हैं। तो वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि क्या हमारे पास कि क्वेश्चन कितने आएँगे, क्वेश्चन हम देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन कितने आने वाले हैं। बच्चे क्वेश्चन हमारे पास कितने आने वाले हैं, टोटल 200 क्वेश्चन आने वाले हैं। और पेपर कैसे मोड कौन-सा है पेपर का, कंप्यूटर बेस्ड मोड हो सकता है या रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। अभी इन्होंने कुछ भी यहाँ पे डिफाइन नहीं किया कि कौन से वाला होने वाला है ना? तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो 100 नंबर का ये पेपर रहने वाला है, और कितने 2 घंटे इसमें मिलेंगे, यानी कि 120 मिनट में हमें क्या करना पड़ेगा, 200 क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना? तो इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि 200 एमसीक्यू हमें मिलने वाले हैं, और हर एक क्वेश्चन कितना है, हाफ नंबर का रहेगा। पहले 1 नंबर का जैसे रहता था, इस बार क्या है सॉरी, पहले भी हाफ नंबर का रहता है, तो अभी भी क्या हाफ नंबर का ही रहेगा। इसके बाद है सब्जेक्ट फील्ड में, अगर आपके जो सब्जेक्ट है, जैसे मेडिकल वालों के लिए जो केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, जो ये रिलेटेड सब्जेक्ट है, जैसे जियोलॉजी वगैरह अलग-अलग जो आपको डिवाइड किया गया है। आर्ट वालों के लिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, माफ़ कीजिए, सोशल साइंस के जो भी सब्जेक्ट है वो आपके रहने वाले हैं। और इसके जो भी फिर जैसे नॉन मेडिकल में मैथ वगैरह चलेगा, तो उसके क्या है 140 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना? ये आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। और उसके बाद क्या है, जीके, जनरल नॉलेज, हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर, और ये मतलब साइंस वाइंस, लॉजिकल साइंस वगैरह, इंग्लिश, हिंदी, इनके क्वेश्चन आपको टोटल कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 60 क्वेश्चन इसको देखने को मिलेंगे। यानी कि जो पुराने वाला पैटर्न है वही यहाँ पे फॉलो हो रहा है, कहीं न कहीं अगर आप देख रहे होंगे, है ना? तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि पहले बोल रहे थे कि 100 क्वेश्चन हिंदी, मैथ, जीके और इंग्लिश कैसे रहेंगे, और उसके बाद 100 क्वेश्चन का अलग रहेगा। ऐसा नहीं है, जैसे हमारा पुराना पैटर्न फॉलो हो रहा था वैसे ही इसको फॉलो किया जा रहा है। तो ये आपके लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आपको ज़्यादा एफर्ट अब मैथ-मूथ की तरफ नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे बायो वाले बोल रहे थे हमें अब मैथ पढ़ना पड़ेगा, तो काफ़ी सारी कंडीशन यहाँ पे आ रही थी, है ना? तो वो उससे आपको यहाँ पे कहीं न कहीं पे बच चुके हो। तो उसके बाद हमें क्या कहना चाह रहा है, जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं बच्चे, इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन जो दे रखी है इसको हम ध्यान से पढ़ लेते हैं कि जो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे रखी है कि जो भी हमारे पास क्या है कि डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड कर रहे हैं उसको कम से कम 1 एमबी से ज़्यादा का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा क्या है, बच्चे इसमें सीधा मेंशन किया गया है यहाँ पे कि क्या अगर बोल रहा है कि अगर आपका कुछ भी इसमें ऐज में, डेट ऑफ बर्थ में, कैटेगरी में कुछ भी अगर आपका दिक्कत आ रही है, ठीक है? अगर आप फ़ोटोग्राफ वगैरह नहीं अपलोड कर रहे, सिग्नेचर अपलोड नहीं कर रहे हैं, तो आपका फ़ॉर्म को क्या रिजेक्ट भी यहाँ पे किया जाएगा, है ना? तो इसको पहले से यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो ये जो आरएमपी रूल है इसको आपने अच्छे से देख लेना है, इसमें कुछ भी गलती हमारी नहीं होनी चाहिए। तो इसके अलावा हमें क्या बोल रहा है कि अगर क्या है कि यहाँ ये भी वही बात बोलना चाह रहा है कि अगर क्या है कोई एसटी, एससी, एसटी, ओबीसी, बीपीएल, डब्ल्यूएफएफ इन सब का लाभ लेना चाहता है, तो वो कहाँ का होना चाहिए, कि हिमाचल प्रदेश का ही होना चाहिए। तो इस बात को भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है? तो रिज़र्व कैटेगरी फॉर जो अदर वो है हमारे, जो किसी अदर स्टेट से आएँगे तो उनको क्या हम जनरल कैटेगरी में ही काउंट करेंगे, है ना? जनरल कैटेगरी में ही हम यहाँ पे इसको ट्रीट करेंगे। समझ आया? द कैंडिडेट शुड बी द पोसेस द पोस्ट ऑफ द
अच्छा, ये बच्चे ऑनलाइन जो रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरने के बारे में बात की गई है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। अगर आप एक फॉर्म भर देते हैं, 2 मतलब एक पोस्ट के लिए 2-2 अगर फॉर्म भर देते हैं, तो उसके लिए आपको क्या कर दिया जाएगा यहाँ पे, फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये बात यहाँ पे आपको मेंशन की गई है। तो आपने एक पोस्ट के लिए सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है, अलग-अलग से फॉर्म बार-बार नहीं भरने हैं, तो आपके एक फॉर्म को क्या वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर बच्चे आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट के बेस पे अगर आप कर रहे हो तो आपके पास क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ओबीसी सर्टिफिकेट है वो शो करना पड़ेगा डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे, नहीं तो आपका जनरल कैटेगरी में आपको ट्रीट किया जाएगा। अगर आप उस डॉक्यूमेंट को शो नहीं किए जाए कर पाएँगे, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको उसे वैकेंसी से बाहर ना निकाल के क्या किया जाएगा, आपको जनरल कैटेगरी में शो किया जाएगा। ऐसे बीपीएल के लिए भी क्या है कि 6 महीने तक जो वैलिडिटी है वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर आपके पास इसको भी आप शो नहीं कर पाएँगे वहाँ पे, तभी भी आपको क्या किया जाएगा, आपकी जो कैटेगरी है, जो आपने अदर जो डाली गई है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलेंगे, ठीक है? तो आपको फिर क्या है बीपीएल का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो आपको कहाँ पे फिर शो किया जाएगा, जो मेन कैटेगरी आपकी है यहाँ पे, यहीं पे लिखा था ना, जो मेन कैटेगरी जो सर्टिफिकेट की है, तो अगर आप इसको नहीं शो कर पाए वहाँ पे, तो आपको यहाँ पे मेन कैटेगरी जो सब्जेक्ट की है, उसमें ही आपको शो किया जाएगा, ठीक है? ऐसे बिल्कुल सेम ईडब्ल्यूएस को बिल्कुल सेम करना है कि अगर क्या है कि उसको भी अपना जो सर्टिफिकेट वगैरह अपने शो करने पड़ेंगे। अगर आप अभी शो कर देते हो इन सभी सर्टिफिकेट को, जैसे हमारा क्या है बीपीएल का है, ईडब्ल्यूएस का है, तो लेकिन क्या होगा, जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी वहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। अगर आप वेरीफाई नहीं करवा पाए, तो उस टाइम पे आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, वहाँ पे फिर कैंसिल हो जाएगा, है ना? और एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पे कही गई कि अगर कोई वो व्यक्ति क्या है कि 40% 40% क्या है यहाँ पे डिसेबल्ड है, तो उसको क्या 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे और 20 मिनट हर सेक्शन में उसको एक्स्ट्रा मिलेंगे। यानी कि 2 सेक्शन अगर होंगे तो क्या होगा कि 20 मिनट पहले सेक्शन में और 20 मिनट दूसरे सेक्शन में यहाँ पे ज़्यादा दिए जाएँगे। इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो चलते हैं आगे, आगे हमें क्या बोलना चाह रहा है कि हाँ, फ़ीस के रिगार्डिंग जो फ़ीस जो हमारी है, तो फ़ीस हमारी क्या है, जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए हमारी कितनी रहने वाली है, तो 400 फीस रहने वाली है। इसके अलावा जो हमारे पास बीपीएल, एचपी, एससी, एचपी, एसटी, एचपी, ओबीसी, ये सारे जो कैटेगरी सब कैटेगरी है, इनके लिए हमारे 325 रुपये फीस रहने वाली है। कुछ ज़्यादा फीस में डिफरेंस है नहीं, 400 और 325 है ना? तो इसके लिए भी आपने ध्यान रखना है। अगर आप क्या कैटेगरी से भरे तो आपको 325 रुपये देने हैं और जनरल से भरे तो आपको 400 रुपये यहाँ पे देने होंगे। आगे हमें क्या कहता है कि आगे हम चलते हैं। तो मोड ऑफ पेमेंट क्या हमारे बच्चे ऑनलाइन रहने वाले, ये कुछ नहीं है यहाँ पे, ये आपको अभी जानने की ज़रूरत है नहीं। अच्छा, ये वाला मेन पॉइंट है यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि अगर कि आपने क्या किया है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है किसी कारण से, फिर हम बाद में उसको क्या करेंगे, एक लिस्ट जारी करेंगे। उस लिस्ट में हम जो रिजेक्टेड जो फॉर्म है उसको हम यहाँ पे शो करेंगे उस लिस्ट के थ्रू। तो उस लिस्ट को शो करने के 7 दिन के अंदर-अंदर आपका टाइम होगा। अगर आपको लगता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए था, आपकी कोई भी यहाँ पे गलती नहीं है, आपका फॉर्म बिल्कुल सही भरा हुआ है, तो उसके जो 7 दिन के बाद के अंदर-अंदर ही आपने क्या करना है, उसको एक तरह से चैलेंज करते हैं। अगर उसके बाद आप अगर इस चीज़ को चैलेंज करेंगे, तो आपको उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिला जाएगा, आपका फॉर्म फिर वहाँ पे रिजेक्ट ही माना जाएगा, है ना? तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। इसके बाद हमें जो मेन पॉइंट है, इसमें कुछ ऐसे मेन पॉइंट यहाँ पे कुछ लिखने को अभी मिल नहीं रहा है ना? तो यहाँ पे वही है कि सीबीटी बेस, अच्छा यहाँ पे दे रखा है कि द मोड ऑफ द एग्जाम विल बी द कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी। तो यहाँ पे क्या है, जो सीबीटी बेस हमारा क्या है, इन्होंने बोला है कि जो रिटन एग्जाम है वो हमारा क्या सीबीटी बेस रहने वाला है। यहाँ पे मेंशन किया है, मैंने इसको पहले देखा नहीं था। तो सीबीटी बेस होने वाला पेपर, आपने ध्यान रखना है कि कंप्यूटर बेस्ड पेपर होने वाला है। तो प्रीवियस जो आंसर की है तो सीबीटी विद अपडेट दो। अच्छा, इसमें क्या है कि अगर क्या आपके पास क्या है, उनको लगता है कि एक आंसर की जारी करेगा सीबीटी टेस्ट होने के बाद, तो उसके बाद क्या होगा कि इसमें क्या होगा, अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन गलत है, तो आपको हर क्वेश्चन के लिए, एवरी क्वेश्चन के लिए, एवरी चैलेंज के लिए कितने रुपए, 200 रुपए पे करने पड़ेंगे, अगर आपको लगता है वह क्वेश्चन गलत है और आपका जो क्वेश्चन ये इसका आंसर ये होना चाहिए था। तो इसमें क्या, फिर उसके बाद क्या है कि लेकिन उसके बाद भी क्या है, आपके बोलने से ही कुछ नहीं होगा। उसके बाद जो वहाँ पैनल बैठा है वो इस रिजल्ट को फाइनल करेगा कि इसको, उसके बाद क्या है, एक दोबारा से रिवाइज़ आंसर की निकालेगा। तो रिवाइज़्ड आंसर की में आपको पता चलेगा कि जो उसी को ही फिर बाद में क्या फाइनल आंसर की माना जाएगा, है ना? तो उसके अलावा हमारे पास क्या है कि कोई भी फिर ऑप्शन नहीं रहेगा कि अगर एक बार रिवाइज़्ड आंसर की उन्होंने डाल दी तो क्या उसी को फिर बाद में जाके उसको फाइनल माना जाएगा। ये इसमें बात कही गई है। बाकी तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं ख़ास बात, जो मेन-मेन बातें थी मैं सभी आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा अच्छा, जो इन्होंने एक बात बोली है कि जो 10th क्लास है हमारा और जो हमारे पास डिप्लोमा वगैरह, ये हमारे पास इसके डॉक्यूमेंट वगैरह होने चाहिए और उसमें जो
बस सही से इसको अपलोड करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10th की जगह 12th का अपलोड कर दिया, 12th की जगह 10th का अपलोड कर दिया, या फिर फ़ोटो की जगह सिग्नेचर अपलोड कर सिग्नेचर की जगह फ़ोटो अपलोड कर दिया, ऐसा कुछ भी करेंगे या डॉक्यूमेंट में कहीं न इधर-उधर करोगे तो कहीं न कहीं आपको बाद में दिक्कत आएगी या आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस रहेंगे, तो इसको बिल्कुल ध्यान से आपने भरना है। और बाकी तो सब इसमें हो गया कि वन टाइम पासवर्ड वगैरह सारा कुछ दिया गया है इसमें, है ना? तो बाकी इसमें आपको जो फॉर्म भरना है तो इसमें क्या है, वन टाइम पासवर्ड मिलेगा आपको, फिर वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा उसमें। और किसी को भी अगर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझको बता सकते हो। तो उसमें क्या है, रजिस्ट्रेशन में क्या है, अगर आपको मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ। सबसे पहले उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसको नाम, पता, एड्रेस इसमें डालना है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन दूसरे नंबर पे उसमें दी गई है, उसमें आपकी क्या है कि जो आपने 10th, 12th, ग्रेजुएशन जो भी किया है वो आएगा इसमें। तीसरा, अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो आपने डाल देना है। और उसके बाद क्या है कि आपने फ़ोटो और अपना सिग्नेचर डालना है जो हाल ही में आपने खिंचवाया गया है, 6 महीने से पहले ना हो, है ना? 6 महीने के अंदर खिंचवाए गए हों। हो। और इसके सपोर्टेड जो डॉक्यूमेंट है, यानी कि जो आपके जो जैसे क्या है कि अभी आपका टीजीटी है तो टीजीटी में आपकी जो डिप्लोमा वगैरह है या जो डिग्री वगैरह है उसको आपने लगाना है, ये सब चीज़ें आपको लगानी ही वहाँ पे पड़ेगी। तो इसके बाद इसमें क्या बोला गया, कंप्यूटर प्रोफाइल, कंप्यूटर में आपके ये क्या बोलते हैं फिर डिटेल एक तरह से प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। उसी के बाद आपको क्या होगा, वहाँ पे जो पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए आएगा तो उसके बाद आपने अप्लाई पे क्लिक करना है और उसको एक तरह से अप्लाई कर देना है वैकेंसी को, है ना? तो ये इसमें बोला है, और कि कन्फर्म कन्फर्म कर देना उसके बाद एप्लीकेशन डिटेल वगैरह को। तो अगर आप डिटेल फुलफिल नहीं करोगे तो आपका क्या होगा, वहाँ पे फॉर्म शो नहीं होगा। जैसे मान लो आपने 12th बेस के ऊपर वहाँ पे अभी अपनी डाल रखा है सारी इन्फॉर्मेशन, और आपके ये वैकेंसी निकली ग्रेजुएशन बेस पे, और उसमें आपका क्या है, इसमें टीजीटी भी आपको मतलब एक वो चाहिए, है ना? बीएड भी चाहिए आपको। तो अगर आप वहाँ पे नहीं उसको फिल करोगे, उन सब डॉक्यूमेंट को नहीं अपलोड करोगे, उसके तब तक आपका फॉर्म यहाँ पे शो नहीं होने वाला है वहाँ पे। तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगा कि कैसे-कैसे हमने फॉर्म को भरना है ना? तो आपने फिर आज के लिए फिर मैं इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, कुछ नए तथ्यों के साथ, कुछ नई बातों के साथ, और किसी अच्छे और कंटेंट के साथ कोई अच्छी वीडियो आप से रिलेटेड जो होगी, वो मैं आपको लेकर आऊँगा। आज के लिए ठीक है, फिर इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।